हेलो। मेरी आवाज आ रही है? कंफर्म कर दीजिए, फिर हम सेशन कंटिन्यू करते हैं। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? कंफर्म मी, देन वी विल कंटिन्यू आवर क्लास। वेरी गुड इवनिंग श्रुति। हाँ जी, सभी लोग ज्वाइन कीजिए फटाफट से, फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, सभी लोग ज्वाइन कीजिए फटाफट। मेरी आवाज आ रही है आप सभी तक? जल्दी से कंफर्म कीजिए, फिर हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, जल्दी से कंफर्म कीजिए, फिर हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए, धन्यवाद। ओके, हाँ जी। हमने जैसा कि सभी को पता है कि हम जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 11th का, वो है हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, और इस सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सो जस्ट अ मिनट, वेट। सबसे पहले सभी का गुड इवनिंग, स्वागत है इस ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पे, दैट इज सेपियंस क्लासेस, जिसमें हम अभी पढ़ रहे हैं अपना क्लास 11th का हमारा जो यूनिट है साइटोलॉजी, जिसमें हम अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हमने जान लिया कि इंट्रोडक्शन टू साइटोलॉजी, साइटोलॉजी क्या होता है, सेल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के सेल्स होते हैं। फिर अगले लेक्चर में हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में भी अच्छे से पढ़ लिया कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें क्या क्या चीजें होती है और उनका फंक्शन क्या है, वो सब हमने पढ़ लिया है प्रोकैरियोटिक सेल में। अभी हमने यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट किया है। उस यूकैरियोटिक सेल में हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल वॉल के बारे में, ये सब हमने पढ़ लिया है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है, जो आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है जी, जो आज का हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल का अगला लेक्चर, दैट इज सॉरी यूकैरियोटिक सेल का अगला लेक्चर, यानी कि यूकैरियोटिक सेल का लेक्चर नंबर 2। और यदि हम चैप्टर का लेक्चर बात करें तो चैप्टर का लेक्चर हो गया हमारा ये चौथा लेक्चर है। ठीक है, चैप्टर का हमारा ये चौथा लेक्चर है। सो अभी हम पढ़ रहे हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है जी, अभी हम पढ़ रहे हैं यूकैरियोटिक सेल। जिस यूकैरियोटिक सेल में हमने एक सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वगैरह वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने पढ़ा सेल वॉल, यानी कि हमने अभी तक दो स्ट्रक्चर्स को देख लिया, दो सेल ऑर्गेनेल्स को देख लिए जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। आज हम पढ़ते हैं जिसका नाम है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है सर, क्या नाम है उसका? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। याद कीजिए, मैंने आप लोग को बतलाया हुआ था कि जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, ये इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर चार आते हैं। एक होता है ईआर, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी एपरेटस। तीसरा होता है लाइसोसोम और चौथा होता है वैक्यूल। ठीक है, जो चौथा है वो चौथा होता है वैक्यूल। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ईआर। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ईआर। तो देखिए, जब मैंने आप लोगों को बताया हुआ होगा, जब मैंने ओवरऑल सेल का डायग्राम भी मैंने जब आपको बतलाया हुआ था यूकैरियोटिक सेल का, तो वहां पे मैंने आपको बतलाया हुआ था कि जो सेल का जो मुखिया होता है वो होता है न्यूक्लियस, क्योंकि सेल के अंदर होने वाले एक्टिविटी को यही न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसी के चारों ओर प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी, इसी के चारों ओर प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ईआर। इस ईआर की यदि बात करें
तो ये ER दो टाइप का होता है, एक होता है SER और दूसरा होता है RER। SER फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड RER फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होगा तब उसको क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में राइबोसोम प्रेजेंट होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बियर राइबोसोम ऑन देयर सरफेस। यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे तब उसको क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है प्रोटीन का सिंथेसिस एंड सेक्रेशन। ठीक है, तो ये दो पॉइंट याद रखिएगा, आपका ये कंप्लीट। यानी कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में राइबोसोम प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन का सिंथेसिस एंड सेक्रेशन। ठीक, लाइन भी देख लीजिए। RER is frequently observed in the cell's activity involved in protein synthesis and secretion। यानी कि RER जो होते हैं वो मेनली किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में। क्लियर, तो याद रखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यदि हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में राइबोसोम प्रेजेंट होंगे तब उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है प्रोटीन का सिंथेसिस एंड सेक्रेशन। क्लियर, दे आर एक्सटेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। जैसे ये न्यूक्लियस है तो याद कीजिए मैंने आप लोग को बतलाया हुआ है कि जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है जी, तो इन्हीं का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस का, उसी से शुरू हो जाते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वही बोल रहा है कि न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है उसी के साथ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शुरू हो जाते हैं। ठीक, तो ये था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा यदि बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो स्मूथ मतलब जैसे जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, अब ये मान लीजिए कि ये बिल्कुल ये प्लेन है तो ये क्या हुआ, स्मूथ। लेकिन इसी पे यदि राइबोसोम आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, रफ। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको बोलेंगे, जहां पे राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं उसको क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इनका मेन काम क्या होता है, लिपिड का सिंथेसिस, ये याद रखिएगा। ठीक है, इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन SER। और एनिमल सेल में यदि बात करें तो एनिमल सेल में लिपिड के जैसे स्टेरॉइड हार्मोन का भी ये सेक्रीशन करते हैं। कौन, SER। तो ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी, ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आते हैं दूसरे स्ट्रक्चर को देखते हैं जिसका नाम है गोल्जी एपरेटस। ठीक है, जिसका नाम है गोल्जी एपरेटस। मैंने बतलाया हुआ था जब मैंने सेल का स्ट्रक्चर ओवरऑल बतलाया, इसीलिए मैं जब भी चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो स्टार्ट करते ही पहले एक बार अच्छे से डायग्राम बतला देता हूं, जिससे कि आपको आगे दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि डायग्राम तो आगे भी बतलाएंगे लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए एक बार पहले भी डायग्राम बतला देता हूं और जब वो चीज पढ़ाता हूं तो उस टाइम तो वो डायग्राम ऑब्वियसली बताता ही हूं। तो याद कीजिए मैंने बतलाया हुआ था कि गोल्जी एपरेटस की यदि बात करें तो ये डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि बिल्कुल स्टेन्ड यानी कि कलर्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि न्यूक्लियस के आसपास प्रेजेंट होते हैं।
सबसे पहले गोल्जी एपरेटस के बारे में कैमिलो गोल्जी को पता चला था कब? 1898 ईस्वी में। तो इन्हीं साइंटिस्ट यानी कि कैमिलो गोल्जी नामक साइंटिस्ट के ऊपर के नाम से ही इसका नाम रख दिया गया गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी एपरेटस। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ फ्लैट, दिख रहा होगा आपको, यही है गोल्जी एपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो ये बहुत सारे फ्लैट स्ट्रक्चर के बने हुए होते हैं। तो देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है बहुत सारे फ्लैट इन स्ट्रक्चर है, चपटे स्ट्रक्चर, फ्लैट मतलब चपटा, तो दिख रहा होगा बहुत सारे फ्लैट स्ट्रक्चर्स हैं। डिस्क शेप्ड सैक, डिस्क के जैसे, डिस्क जैसे होता है ना डिस्क, पहले कैसेट आता था डिस्क वाला, तो वैसे ही डिस्क के जैसे ये होते हैं। इनके यदि डायमीटर की बात करें तो इनका डायमीटर होता है 0.5 टू 1 म्यूमीटर, इसका डायमीटर होता है गोल्जी एपरेटस का। और ये एक दूसरे के पैरेलल, एक के ऊपर एक प्रेजेंट होते हैं। देखिए एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, और इन सब को अलग से क्या बोलते हैं? अलग अलग यदि हम इनकी बात करेंगे तो इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। क्लियर है जी? क्या बोलेंगे उसको? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी आर concentrical arranged with convex forming face and concave transforming face। ठीक है, यानी कि एक सिस के साइड और एक ट्रांस, यानी कि सिस और ट्रांस वाला स्ट्रक्चर ये बनाता है। केमिस्ट्री में पढ़े हुए होंगे सिस ट्रांस, वही वाला स्ट्रक्चर ये यहाँ पे बनाता है। लेकिन इनके जो सिस और ट्रांस वाले जो फेसेस होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्लियर? अब आइए आगे, गोल्जी एपरेटस का फंक्शन। जब मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने सेल समझाया हुआ था तो वहां पे मैंने गोल्जी कॉम्प्लेक्स बताया भी होगा और वहीं पे मैंने उसका फंक्शन भी बताया हुआ होगा कि उसका मेन काम क्या होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, कि फूड का पैकेजिंग। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन काम क्या होता है? फूड का पैकेजिंग, और साथ ही साथ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन। और ये इसी साल नीट 2024 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्लियर? सो याद रखिएगा कि जो गोल्जी एपरेटस है उसका एक फंक्शन होता है कि वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है, और ये इस साल नीट 2024 में पूछा हुआ है। तो चलिए इसका फंक्शन एक एक करके देखते हैं। गोल्जी एपरेटस का फंक्शन, इट सेक्रेट मटेरियल टू द इंट्रासेल्युलर टारगेट और आउटसाइड द सेल, यानी कि ये अपने मटेरियल को इंट्रासेल्युलर टारगेट यानी कि सेल के अंदर इसको जहां पे भेजना है या फिर सेल के बाहर, ये क्या करता है? मटेरियल को वहां पे सेक्रेट करता है, और वो जो मटेरियल होते हैं उनकी पैकेजिंग करता है। यानी कि शॉर्ट में यदि इस लाइन को यदि मैं लिखूं तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम होता है फूड की पैकेजिंग। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में यदि मैं बतलाऊं तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक फंक्शन क्या होता है? वो होता है फूड की पैकेजिंग। दूसरा, प्रोटीन synthesized by ribosome on the ER are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its transphase। यानी कि जो प्रोटीन सिंथेसाइज्ड हो चुके हैं राइबोसोम के द्वारा, ठीक है, उनको ये क्या करता है? ट्रांसफेज से रिलीज होने से पहले ही उनको मॉडिफाइड कर देता है। वो काम किसका होता है? गोल्जी एपरेटस का। और साथ ही साथ ये क्या करता है? गोल्जी एपरेटस ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण भी करता है। ठीक है जी, एक बार फिर से मैं चलता हूं बिल्कुल शुरू से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद कीजिए मैंने बतलाया हुआ था कि जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो होते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम 4 होते हैं। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल के ग्रुप होते हैं जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके फंक्शन को परफॉर्म करते हैं।
और ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम टोटल 4 होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैंने बतलाया हुआ था कि ये 2 टाइप का होता है, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो SER होता है, SER के ऊपर में ये जो SER होता है, इस SER के सॉरी ये जो SER होता है, इस SER के ऊपर में राइबोसोम नहीं होता है। SER के पास राइबोसोम एब्सेंट, ठीक है जी, SER के पास राइबोसोम एब्सेंट। और यदि RER की बात करें तो यहां पे होता है राइबोसोम प्रेजेंट, ठीक है। और SER के यदि फंक्शन की बात करें तो SER का फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का निर्माण करता है। और यदि RER की बात करें यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करता है। दूसरा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसका काम मैंने क्या बतलाया हुआ था, एक तो होता है फूड का पैकेजिंग, ठीक है जी, एक तो इसका काम होता है फूड का पैकेजिंग, और दूसरा इंपॉर्टेंट काम याद रखिएगा ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है। तीसरा था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, तीसरा लाइसोसोम। लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है जब गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एपरेटस जब फूड की पैकेजिंग कर रहा होता है, उसी टाइम पे लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन हो जाता है। लाइसोसोम इस लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, क्योंकि सेल के अंदर यदि कोई चीज खराब हो जाता है तो उसको ये लाइसोसोम अपने अंदर एंगल्फ करके अपने आप को डिजेनरेट कर देता है, अपने आप को नष्ट कर देता है, अपने आप को मार देता है, यानी कि सुसाइड कर लेता है। इसीलिए लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। और ये वैक्यूल तो मैंने बतलाया हुआ था कि वैक्यूल का काम क्या होता है, वेस्ट मटेरियल को स्टोर करना। तो ये प्लांट सेल में अकेला 90% स्पेस लेता है, ठीक है। और हमारे पास ये एब्सेंट होता है, या फिर बोल सकते हो कि प्रेजेंट होता है, बट हमारे सेल में उसका कोई खास काम नहीं होता है। तो ये मैंने बतला दिया। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी मैंने बतला दिया कि साइटोप्लाज्म में फैले हुए स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो कि 2 टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम होता है, स्मूथ वाले के ऊपर राइबोसोम नहीं होता है, ठीक। RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लिपिड का सिंथेसिस होता है, ये बतला दिए। उसके बाद हमने बात किया गोल्जी एपरेटस की। तो जो गोल्जी एपरेटस होता है, ये गोल्जी एपरेटस न्यूक्लियस के आसपास प्रेजेंट होता है, ये डेंस स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है। इसके बारे में सबसे पहले पता चला था कैमिलो गोल्जी को, तो उन्होंने अपने ही नाम पे इस एपरेटस का नाम दे दिया गोल्जी एपरेटस। कैमिलो गोल्जी को गोल्जी एपरेटस के बारे में कब पता चला था, 1898 यानी कि 1898 में। इसका डायमीटर 0.5 टू 1 म्यूमीटर होता है, इसका डायमीटर। इसका फंक्शन एक तो होता है फूड की पैकेजिंग करना गोल्जी एपरेटस की, दूसरा होता है कि जो ट्रांसफेज से, जो जब मान लीजिए कि प्रोटीन का सिंथेसिस हो चुका है राइबोसोम के द्वारा, तो ट्रांसफेज से कोई चीज जो रिलीज होने वाला होता है तो उसको मॉडिफाई करने का काम होता है गोल्जी एपरेटस का। और सबसे लास्ट में गोल्जी एपरेटस का काम होता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये इस साल के नीट के एग्जाम में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, यानी कि PYQ है। क्लियर। अब आते हैं लाइसोसोम पे, ठीक है, अब आते हैं लाइसोसोम पे।
एक एक करके भी तो देखना है ना सबको। तो लाइसोसोम, लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज suicidal bag of the cell, suicidal bag of the cell, यानी कि आत्महत्या की थैली। ठीक, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। क्योंकि जब सेल के अंदर कोई चीज खराब हो जाता है, कोई चीज नष्ट हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है, तो ये लाइसोसोम उसको अपने अंदर एंगल्फ करके अपने आप को सुसाइड कर लेता है, नष्ट कर देता है। तो उसी को बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, यानी कि लाइसोसोम। तो देखिए, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसका फॉर्मेशन कब होता है? जब गोल्जी एपरेटस में फूड की पैकेजिंग हो रही होती है। ठीक, लाइसोसोम वेसाइकल के पास ऑलमोस्ट ऑल टाइप के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, जैसे कि लाइपेज हो गया, प्रोटीएज हो गया, कार्बोहाइड्रेज हो गया। दे आर एक्टिव एट द एसिडिक पीएच, ये एसिडिक पीएच पे भी एक्टिव होते हैं। दे डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड को भी ये डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 3। अब हम आते हैं और देखते हैं किसके बारे में, वो है वैक्यूल। तो देखिए, वैक्यूल भी क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस है, जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। देखिए, ये है प्लांट सेल। ये कौन सा सेल है भाई? तो ये है प्लांट सेल। और देख रहे हो प्लांट सेल में कितना बड़ा है? तो प्लांट सेल में ये जो वैक्यूल होता है, ये अकेला 90% स्पेस लेता है। इस वेसाइकल के अंदर में, इस वैक्यूल के अंदर में वाटर होते हैं, सैप होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और साथ ही साथ और भी बहुत से मटेरियल होते हैं जो सेल के लिए यूजफुल नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने बतलाया हुआ था कि हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी के पास क्या है? हमारे बॉडी के पास हर एक चीज के लिए एक अलग अलग सिस्टम बना हुआ है, चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, एंडोक्राइन सिस्टम हो, स्केलेटल सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो। तो हमारे पास सभी एक सारा एक अलग अलग सिस्टम बना हुआ है, लेकिन प्लांट के पास नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं? अपने बॉडी के वेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी से बाहर कर देते हैं थ्रू टॉयलेट और यूरिनेशन के द्वारा। लेकिन ये जो होते हैं, ये जो प्लांट सेल जो होता है, इनके पास तो नहीं होता ना, इनके पास तो एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। कभी देखते होगे कि जब आप सो के उठते होगे सुबह सुबह, तो देखते होगे प्लांट भी अपनी जगह से दूसरी जगह गया हुआ है टॉयलेट करने के लिए, नहीं ना। इसीलिए प्लांट के अंदर एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होता है, जो कि उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करता है, जिसका नाम है वैक्यूल। ठीक है, और वैक्यूल की यदि बात करें तो ये सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, और उस सिंगल मेम्ब्रेन को जैसे मान लीजिए ये है वैक्यूल, तो ये जो मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। ये जो लेयर है दैट इज टोनोप्लास्ट। और ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है, और ये AIPMT का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। इन प्लांट सेल, यानी कि प्लांट सेल में द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल, यानी कि सेल के टोटल वॉल्यूम का 90% स्पेस अकेला ये वैक्यूल ही लेता है। क्लियर? तो ये रहा हमारा वैक्यूल। और देखिए, और उसके बारे में क्या कह रहे हैं कि इन प्लांट्स टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। यानी कि चूंकि प्लांट सेल का आउटर क्या है? सेल वॉल, और सेल वॉल,
और उसके अंदर में क्या प्रेजेंट है प्लांट सेल के अंदर में, वैक्यूल। और ये जो वैक्यूल है इसका जो लेयर है, इसके लेयर को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। तो ये जो टोनोप्लास्ट होता है यही आयंस को या फिर अदर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ये क्या करता है, उसको मदद यानी कि उसको पास होने में, ट्रांसपोर्ट करने में उसकी मदद करता है। क्लियर। वही बोल रहा है हेंस देयर कंसंट्रेशन इज हायर इन वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। इसीलिए क्या होता है कि इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो हायर होता है। ठीक। इन अमीबा, यदि अमीबा की बात करें तो अमीबा में होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जो कि उनकी एक्सक्रेशन में, उत्सर्जन करने में उनकी मदद करता है। इन मैनी सेल्स, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम प्रोटिस्टा की, तो बहुत से सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें फूड वैक्यूल होते हैं जो कि फूड पार्टिकल को एंगल्फ कर लेते हैं। क्लियर। तो ये था ये था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक। तो फाइनली हमने अपना यूकैरियोटिक सेल का एक हमने कर लिया सेल मेम्ब्रेन, ठीक है भाई, एक हमने कर लिया सेल मेम्ब्रेन, दूसरा कर लिया सेल वॉल, तीसरा कर लिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और अब हम जो करने जा रहे हैं वो क्या है भाई, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक। और यदि आपको पता होगा तो बचपन में आप पढ़े हुए होंगे, आई मीन 8, 9, 10 में आप पढ़े हुए होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? जब आप क्लास 12th में आओगे तो वहां पे आप फिजिक्स में पढ़ोगे जेनरेटर के बारे में। ठीक है जी, क्या पढ़ोगे? जेनरेटर के बारे में। तो जेनरेटर का काम क्या होता है? जेनरेटर का काम होता है कि वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को, ठीक है, वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तभी तो देखते होगे ना कि जनरेटर के अंदर डालते हो मिट्टी का तेल हो गया या फिर डीजल हो गया, और वो प्रोड्यूस क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। सेम वैसे ही जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एक तो ये याद रखिएगा कि ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, और ये क्या करते हैं, तो ये सेल को एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं कि सेल अपना कोई काम कर पाए, यानी कि हम अपना कोई काम कर पाए। क्योंकि हमारे पास यदि एनर्जी नहीं होगी, लाइक मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं या फिर आप पढ़ोगे या फिर आप कुछ भी करो, खेलो कूदो साइकिल चलाओ, व्हाटएवर आप कुछ भी करो, हमें कोई भी काम करने के लिए हमें जरूरत होती है एनर्जी की। और एनर्जी हमें मिलता कहां से है? फूड से मिलता है। और फूड में से एनर्जी हमें निकाल के कौन देता है? वो देता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। क्लियर। अब देखिए यहां पे लाइन क्या क्या कहता है, दीज आर क्लियरली विजिबल ओनली व्हेन स्टेन्ड, यानी कि सेल के अंदर यदि हमें माइटोकॉन्ड्रिया को देखना है तो हम क्या करेंगे, उसको स्टेन कर देंगे, यानी कि कलर कर देंगे, डाई कर देंगे। और डाई सेल को जब हम डाई करेंगे तो वहां पे हम माइटोकॉन्ड्रिया को इजिली हम देख सकते हैं। यदि उनका नंबर, शेप और साइज अलग अलग सेल में अलग अलग होता है। ठीक है, वो उनका नंबर, शेप और साइज डिपेंड करता है कि उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी है। जिसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी उसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होंगे। क्लियर।
माइटोकॉन्ड्रिया की शेप की यदि बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का सॉसेज शेप होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप होता है सॉसेज शेप, ठीक है, या फिर इसको हम नॉर्मली सिलेंड्रिकल भी बोल सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की डायमीटर की यदि बात करें तो 0.2 से 1 म्यूमीटर इसका डायमीटर होता है। एवरेज यदि हम ले तो 0.5 म्यूमीटर। और यदि माइटोकॉन्ड्रिया की हम लेंथ की बात करें तो इसका लेंथ होता है 1 to 4.1 म्यूमीटर। तो ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब आगे देखिए और क्या कह रहे हैं ये भाई साहब। तो देखिए ये भाई साहब कह रहे हैं और आगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये कैसे होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिसमें एक होता है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा होता है इनर मेम्ब्रेन। देखिए ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ये है बाहर वाला आउटर मेम्ब्रेन और ये है अंदर वाला इनर मेम्ब्रेन, ठीक। और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये कुछ स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं जिनको क्रिस्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। तो देखिए it divides lumen into two aqueous compartment, that is outer compartment and inner compartment, ठीक है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के कैविटी को, स्पेस को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक होता है बाहर वाला कंपार्टमेंट और एक अंदर वाला कंपार्टमेंट जहां पे मैट्रिक्स भरा हुआ होता है। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग। जो उसका अंदर वाला मेम्ब्रेन है, जो उसका अंदर वाला मेम्ब्रेन है, ये क्या करता है, इनफोल्डिंग, कुछ घुमा घुमा करके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं क्रिस्टी, मैट्रिक्स की ओर जो बनाता है। और इस क्रिस्टी का काम क्या होता है, ये क्या करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। क्योंकि सरफेस एरिया जितना ज्यादा बढ़ेगा, सरफेस एरिया जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना एटीपी का प्रोडक्शन यानी कि एनर्जी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो ये जो क्रिस्टी होते हैं इसका काम क्या होता है, ये उसके सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। क्लियर। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम, ठीक है। इनके दोनों मेम्ब्रेन की यदि बात करें तो इनके दोनों मेम्ब्रेन के पास अपना खुद का स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को परफॉर्म करता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन में उसकी मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास सर्कुलर डीएनए होता है। जब क्लास 12th में आओगे तो वहां पे जब जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा वहां पे कि डीएनए दो टाइप का होता है। एक होता है सर्कुलर डीएनए, ठीक है जी, एक होता है सर्कुलर डीएनए और दूसरा होता है लीनियर डीएनए। सर्कुलर की बात करें तो ये भी दो टाइप का, एक होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और एक होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सेम लीनियर में भी होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। तो सर्कुलर कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड की बात करें सर्कुलर ऐसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड की बात करें तो इस टाइप का होता है, ठीक। लीनियर की बात करें सिंगल स्ट्रैंडेड में तो ये हुआ और डबल स्ट्रैंडेड की बात करेंगे तो ये हुआ लीनियर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। तो ये रहा कि जो इसका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है उस मैट्रिक्स में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है इसके पास खुद का राइबोसोम होता है 70S राइबोसोम, ठीक है। मैंने बतलाया हुआ था यूकैरियोटिक सेल के यदि साइटोप्लाज्म की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है 80S राइबोसोम।
प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है 70s राइबोसोम। प्लास्टिड के पास भी अपना खुद का राइबोसोम होता है जो कि 70s होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना खुद का राइबोसोम होता है 70s। क्लियर? 70s। और और ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी कुछ कंपोनेंट देते हैं, मदद करते हैं। हाँ, एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बार पूछा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिवाइड किस प्रोसेस के द्वारा होता है, तो वो होता है फिजन के द्वारा। ये एमबीबीआई है, याद रखिएगा। फिजन क्या होता है? फिजन का मतलब होता है टूटना। जो टूट करके अपना नंबर बढ़ाता है उसको बोलते हैं फिजन। तो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होता है फिजन के द्वारा, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है भाई? तो माइटोकॉन्ड्रिया ही साइट होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। दे प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी एटीपी के फॉर्म में, इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने फिनिश कर लिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और साथ ही साथ हमने फिनिश कर लिया अपना माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? सो अभी आप लोग का स्टार्टिंग वाला है। ठीक है जी, अभी आप लोग का बहुत स्टार्टिंग वाला है, इसीलिए बहुत ज्यादा वास्ट नहीं जा रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा स्पीड भी नहीं कर रहे हैं। आराम आराम से चलेंगे, बड़े प्यार से सुंदर तरीके से पढ़ेंगे। जो भी डाउट होगा डाउट सेशन भी करेंगे बिल्कुल, और कोई दिक्कत होगी तो मैं तो हूं ही। ठीक है, सो ये था आपका सेकेंड लास्ट लेक्चर है डेमो क्लास का। तो जो लोग अब तक ज्वाइन नहीं किए हो बैच, दैट इज पराक्रम बैच, जो कि पूरे 2 साल का कोर्स है, जिसमें आपको कंप्लीट 11th और 12th पढ़ाई जाएगी ओनली एट ₹999। सॉरी, आई एम सो सॉरी, ओनली एट ₹2499। ठीक, इसका जो फीस है, सॉरी ये अभी नहीं, इसकी जो अभी फीस है पराक्रम बैच की वो है 1999, यानी कि 1999 रुपए। ठीक है, अभी यदि इसके फीस की बात करें तो ये फीस है 1999 रुपए, बट अभी ऑफर के अकॉर्डिंग आपको 500 रुपीज का डिस्काउंट है, तो अभी ये कोर्स आपको मिल जाएगा ओनली एट 1499 में। बट अब इसका फीस भी बढ़ने वाला है, सो इसका फीस में भी हो सकता है 2499। सो अब तक जो लोग ज्वाइन नहीं किए हो वो ज्वाइन कीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, और गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा आपको सेपियंस क्लासेस नाम का ऐप। उस ऐप में यदि आप 11th वाले हैं तो पराक्रम बैच में जाइए और सब्सक्रिप्शन लीजिए और क्लास को एंजॉय करते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम अगला जो ऑर्गेनल होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो यहां तक के लिए थैंक यू, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय गाइस।